नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सी-टेट के लिए कक्षा 6 से 8 तक चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागाजी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो है, आइए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। अब वो 4 विभिन्न अवस्थाएं, उसके आगे क्या दिया है देखिए। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, दुनिया के विभिन्न संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, जो गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं वो बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये ऑप्शन सही है। अब उनकी 4 अवस्थाएं कौन सी हैं देखिए। पहला है संवेदी गामक अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक ये होती है, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये है 11 से अधिक। ये है 11 से अधिक, ठीक। और इसी औपचारिक को अमूर्त भी बोलते हैं। ये है इनकी अवस्थाएं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास ऑप्शन है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, प्रकृति में असंतत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, जो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। और ये जो प्रमुख अवधारणाएं माने थे, जो है वो पूछता है नाम देकर। देखिए क्या क्या माने थे, बात कर लेते हैं। वो माने थे समीपस्थ, विकास का क्षेत्र, दूसरा पहाड़, इस शब्द दे के पूछता है पहाड़। तीसरा सांस्कृतिक उपकरण, चौथा निजी भाषण। ये हैं, इन शब्दों का वो बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किए थे। जो इनकी सिद्धांत था, इसमें ये सब जो है कि बहुत
मेन रोल अदा करता है। ये जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है इसे ZPD के नाम से भी जानते हैं, ZPD। ठीक, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और पाड़, सांस्कृतिक उपकरण, निजी भाषण, ये सब तो आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनता है। ये अगर 4 चीज़ें आपको याद है तो समझ लीजिए कि लेवाइगोस्की का कहीं से बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ऑप्शन है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे जो नहीं रखा है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों का प्रभाव रखता है। ठीक, उसे प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का, जिसमें कथन ये है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, मतलब व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर ए की ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। क्योंकि जब पुरुष और स्त्री दोनों को अगर साथ आमंत्रित किया जा रहा है तो यहाँ तो लैंगिक विभेदन तो हो नहीं रहा है, तो ही बातें बता रहा है। ठीक, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना, सॉरी। देखिए ये जो है एक तो सही है, ये वाला सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती, ये तो सही है, ये सही है, क्योंकि यहाँ लैंगिक विभेद नहीं हो रहा है। लैंगिक मतलब जेंडर अंतर्जात, अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, ये चीज़ गलत है। ठीक, तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, बच्चों के विषय में है, जिसमें ऑप्शन है, आपके देश कुल कितने राज्यों और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम वह मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कौन सा हो सकता है और क्यों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंता को बढ़ावा देना है तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, जहाँ पे क्यों ये सब शब्द आते हैं उसे जो है सबसे पहले माना जाता है, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन जाता है, इसलिए डी ऑप्शन
सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समावेशी शिक्षा में जो शामिल होते हैं वो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ठीक, और ये गलत है। व्यावसायिक शिक्षा जो है सिर्फ उनको व्यवसायिक शिक्षा ये सबसे केवल लाभ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर डी। जो समालोचनात्मक चिंतन है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये सही है। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है, जिसमें अभिकथन है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। सही बात है। खोज अधिगम में शिक्षा अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका व्याख्या ये नहीं कर रहा है, ये अलग हो जा रहा है, वो अलग है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण का प्रश्न है, जिसमें अभिकथन ये है बच्चों की विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण है विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई बहनों के रिश्ते या रिश्तों केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि समाजीकरण में अधिक भूमिका निभाते हैं? समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन में विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है, जिसमें कोटेशन दिया है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए
अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। भाषा और विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। अगला प्रश्न है, फिर कथन और कारण का प्रश्न है। देखिए कथन है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ए सही है। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, ये सही है, आर गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ये चीज़ गलत है। उनका दिमाग जो है थोड़ा से बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है इससे। अगला प्रश्न है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, ऑप्शन है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें फिर उसकी बारीकियों पर जाएं, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है फिर उस पर आएं जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं, पहले विद्यार्थी को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें फिर उसके भौतिक रूप पर जाएं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें फिर उसकी बारीकियों पर आएं। कोई भी पाठ पढ़ाते वक्त जो है पहले उसका सारांश वगैरह सब लोग बता देते हैं ना कि इसमें क्या क्या है, क्या होने वाला है, फिर उसके बाद उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, वही चीज़ है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? फिर सुन लीजिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। इसमें कौन सी रणनीति प्रभावी होगी? ऑप्शन है, विद्यार्थी को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सही सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वो स्वयं अपने अधिगम पर चिंता करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंता करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। जब वो खुद से करेंगे ये चीज़ तो उनका दिमाग और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। बाकी जो है उन्हें ग्रेड देना, उन्हें प्रोत्साहन देना, सौंपना जो है, ये सब चीज़ें गलत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डाट डाट में समान हैं जबकि डाट डाट में वे भिन्न हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन है, गतिवर्धन संवर्धन, समायोजन संशोधन, संशोधन समायोजन, संवर्धन गतिवर्धन।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं संवर्धन में समान है जबकि गतिवर्धन में भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अब 16 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? ऑप्शन है समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। सही विकल्प का इसमें चयन करना है, बी सी डी, ए बी, बी सी, ए बी सी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। ये सही। शारीरिक विकास की तेज गति ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चों की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। अगला है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या की कारण होती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? इसमें कौन सा कथन सही नहीं होगा? ऑप्शन है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ज्ञान व्यक्तिपरक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? ऑप्शन है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उसे मंथन करने और विकास उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, ऑप्शन है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। शिक्षार्थी की समस्या क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण ... पर केंद्रित होता है। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, अनुबंधन और पूर्वबलन, सहकारी अधिगम, सजा और शर्मिंदगी के डर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पठन वैकल्य से जो जूझ रहे हैं उन्हें सिखाया जा सकता है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला प्रश्न है कथन और कारण के। कथन है शिक्षकों को विद्यार्थी में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे कहता है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत नहीं करेंगे तो रूढ़िवादिता टूटेगी नहीं। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर समालोचनात्मक आत्मचिंतन अगर करेंगे तो उनके अंदर रूढ़िवादिता का जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है महारत मतलब निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? देखिए यही है सीटेट कहानी, इतनी लंबा लंबा रखता है। पहला है कि महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। अगला है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो है वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा पूछ रहा है। ऑप्शन है
डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, शिक्षकों को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ऑप्शन है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सही हो जाएगा। जो है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये चीज़ गलत है क्योंकि वो अधिक प्रश्न पूछते हैं। अगला है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें डांट डांट से सीखा जाता है। जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान, जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी आवश्यकताओं से लेकर वयस्कता में भी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी आवश्यकताओं से लेकर वयस्कता में भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा ऑप्शन है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू न करने के लिए की गई, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी, जो आलोचना किए थे कैरल गिल्गन द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? फिर सुन लीजिए, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? ऑप्शन है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही मात्र एक साधन है, बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है, बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पियरमैन, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे। तो इसका सही ऑप्शन है जो सामान्य बुद्धि की अवधारणा दिए थे वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे। ठीक, और एक कारक जो है ये स्पियरमैन दिए थे। ये था आपका आज का 30 प्रश्न कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल आइकन दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न था जो पिछली बार पूछा हुआ था। ठीक, क्योंकि यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न इस बार कैसा आने वाला है।
फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।